बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एलिमिनेशन रिएक्शन था नेक्स्ट हमारा टॉपिक न। एलिमिनेशन रिएक्शंस हम कहते हैं कि जिसमें अल्काइल हैलाइड्स में से हैलोजन ग्रुप भी जाता है और एक हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाती है अमूमन। और उसकी रिमूवल के बाद वहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। अच्छा, बहरहाल इसकी टाइप्स भी हम हमारे जो सिलेबस में है वो डबल बॉन्ड वाली है कि जिसमें डबल बॉन्ड क्रिएट होता है। अल्फा ये दिन हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा है, उसके साथ जो कार्बन है वो बीटा, बीटा कार्बन से बीटा जो हाइड्रोजन है वो रिमूव होती है और हैलोजन रिमूव होता है, दरमियान में डबल बॉन्ड आ जाता है। इसको हम नाम देते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस का, या 1,2 एलिमिनेशन भी कहते हैं। इसकी दो और टाइप्स भी होती हैं, एक 1,1 होती है और एक 1,3 भी होती है। 1,1 को हम अल्फा एलिमिनेशन का नाम, जैसे इन्होंने नाम लिखा हुआ है 1,1 या अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन का मतलब ये कि एक ही जो कार्बन है उसी से ही हेलोजन गया है और उसी से ही दूसरा ग्रुप जैसे हाइड्रोजन है वो रिमूव हो गई है। तो हेलोजन और हाइड्रोजन दोनों यहीं से रिमूव हुए हैं एक ही पोजीशन, तो इसलिए उसको 1,1 एलिमिनेशन या अल्फा एलिमिनेशन का नाम भी देते हैं। और ये एग्जांपल जिसमें ये कार्बीन डाइक्लोरो कार्बीन बनी हुई, कार्बन ना दो लो इलेक्ट्रॉन के साथ ये लोन पे, इसको कार्बीन कहते हैं। तो कार्बीन बनने का जो अमल है, फार्मेशन का जो प्रोसेस है, ये 1,1 एलिमिनेशन है या अल्फा एलिमिनेशन इसको कहते हैं। तीसरी कैटेगरी होती है 1,3, मतलब एक चेन है, चेन में पहली कार्बन से हेलोजन गया है, दूसरी छोड़ के तीसरी कार्बन से हाइड्रोजन गई है, तो ये दोनों फिर आपस में मिल के ना साइक्लिक स्ट्रक्चर बना देते हैं, रिंग बन जाता है, उसको हम नाम देते हैं 1,3 एलिमिनेशन का। ये शायद आपने साइक्लोप्रोपेन जो है ना उसकी प्रेपरेशन में ये रिएक्शन पढ़ा होगा कि दो हैलोजन्स हों, एक पहली कार्बन पे और एक तीसरी पे, तो दोनों को वो रिमूव कर लेता है और दोनों साइक्लाइज होकर 3 मेंबर रिंग बन जाते हैं। तो बल यहाँ पे हमारी डिस्कशन जो है वो बीटा एलिमिनेशन के हवाले से है। उसमें हमारे पास जो मैकेनिज्म जिस तरह उसमें दो थे, सब्स्टिट्यूशन में SN1 और SN2 था, उसी तरह यहाँ E1 और E2 है। अच्छा, दोनों में E1 जो है वो बिल्कुल SN1 से मिलता जुलता है, E2 भी SN2 से मिलता जुलता है। फर्क सिर्फ ये है कि इनका जो बेसिक डिफरेंस है ना वो ये है कि जब SN1 रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन होनी होती है तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो आके अटैक करता है अल्फा कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन में, और एलिमिनेशन जब E1 होना होता है तब आके वो जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो बेस के तौर पे एक्ट करते हुए वो अटैक करता है बीटा हाइड्रोजन पे। बस ये अटैक का ही दोनों में डिफरेंस है कि सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफाइल का अटैक है अल्फा कार्बन पे, SN1 है या SN2 है, और E1 या E2 में जो उसका अटैक है न्यूक्लियोफाइल का वो बीटा हाइड्रोजन के ऊपर है, जिसकी वजह से एलिमिनेशन होती है। बस यही दोनों में डिफरेंस है, बाकी जो प्रॉपर्टीज आपने SN1 की डिस्कस की थी E1 की बिल्कुल वही सेम मिलती जुलती हैं, सिवाय एक ये डिफरेंस के जो अभी हम मैंने बात की। और दूसरा डिफरेंस ये है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री थी ना, सब SN1 में आपने कहा था कि रेसिमिक मिक्सचर हमें मिलता है, तो यहाँ पे वो स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला पॉइंट उस तरह नहीं है, लेकिन इसमें अलग से स्टीरियोकेमिस्ट्री जरूर आती है, जैसे ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म होता है ना, सिस्ट आइसोमेरिज्म या ट्रांस आइसोमेरिज्म डबल बॉन्ड की वजह से बन रहे, तो उसकी डिस्कशन जरूर होती है। वैसे वो वाली जो रेसिमिक मिक्सचर वाली ऑप्टिकल आइसोमर्स वाली बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। इसी तरह SN2 में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाली बात हुई थी, E2 में वो नहीं होएगी। बस यही दो डिफरेंस आते हैं, बाकी तकरीबन सारी प्रॉपर्टीज इनकी मिलती जुलती हैं। जैसे SN1 यूनिमालिकुलर था, E1 भी यूनिमालिकुलर है, एक ही मालिकूल इसका भी इन्वॉल्व होता है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के अंदर। ये भी 2 स्टेप का प्रोसेस है, SN1 भी 2 स्टेप का प्रोसेस था। पहला स्टेप इन पोलर सॉल्वेंट के अंदर आयोनाइजेशन का कार्बोकेटायन बनती है, SN1 में भी यही सेम था। अच्छा, ये जो दूसरा स्टेप है यहाँ पे डिफरेंस है कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल आता है वो अल्फा कार्बन पे अटैक करता था और सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट देता था। यहाँ एलिमिनेशन में जो बेस है वो आके ये बीटा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन और उसके साथ जुड़ी बीटा हाइड्रोजन, तो वो बीटा हाइड्रोजन को वहां से हटाता है और वहां पे आके डबल बॉन्ड क्रिएट कर देता है फास्ट डायरेक्शन स्टेप के बाद। ये इनका डिफरेंस बन जाता है।
उसके बाद आपने कहा था कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप जो है वो पहला स्टेप होता है, SN1 में भी वही है, E1 में भी वही है, और उसका भी एक ही मालिक्यूल सबस्ट्रेट इन्वॉल्व था, इसका भी एक एक काइनेटिक्स भी दोनों की सेम आ जाएगी। यहाँ इसने काइनेटिक्स ये मेंशन की है जी कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे सिर्फ डिपेंड करता है और इसकी पावर 1 है, तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है SN1 की तरह। ठीक हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे एक जो थोड़ा सा इसका ना डिफरेंस भी आता है, वो ये है, या हम एडिशन पॉइंट जो है ना वो डिस्कस करते हैं कि SN1 रिएक्शन जो है आपका है, उसमें अटैक होता है अल्फा कार्बन के ऊपर, और बेस में जो है वो बीटा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक होता है। और बाज़ दफ़ा ऐसी रिएक्शन कंडीशंस होती हैं जिसमें ये दोनों जो है वो पैरेलल चल रहे होते हैं। जैसे ये देख रहे हैं, ये सबस्ट्रेट है, वाटर में इसका रिएक्शन 65 डिग्री सी पे करवा रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूशन भी हो रही है और एलिमिनेशन भी हो रही है, दोनों प्रोसेस जो है वो पैरेलल चल रहे होते हैं। ये नहीं इनका कंपटीशन आपस में चल रहा होता है जब वो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन का, तो फिर हमें रिएक्शन कंडीशंस कुछ ऐसी करनी पड़ती हैं ताकि हमें सिर्फ सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट मिले या सिर्फ एलिमिनेशन का मिले। वरना अगर कंडीशंस हम सेट नहीं करेंगे तो हमें सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन पैरेलल दोनों प्रोडक्ट मिलते रहते। ये काइनेटिक्स की बात होगी, ये भी SN1 की तरह उसी तरह सिमिलर है। और फिर आपके पास है रीअरेंजमेंट वाली बात, ये भी उसी तरह है जैसे वहां हमने बात की थी कि कार्बोकेटायन बनता है, कार्बोकेटायन अपने आप को रीअरेंज कर लेता है, उस रीअरेंजमेंट की वजह, पहले ये अल्फा कार्बन बनी है ना, हाइड्रोजन यहाँ से हटा, तो ये अल्फा कार्बन है। अब वो अल्फा कार्बन जब रीअरेंज होगा तो अल्फा कार्बन फिर ये बन जाएगी, और उसके हिसाब से फिर बीटा हाइड्रोजन आपकी ये डिफरेंट बन जाएंगे, ये बीटा ये बीटा ये बीटा, तो वो उसके हिसाब से फिर बीटा प्रोडक्ट निकले, हाइड्रोजन जाएगी तो वहां पर डबल बॉन्ड आपका बन जाता है। तो डबल बॉन्ड के चांसेस ये भी थे कि यहाँ से ये बीटा हाइड्रोजन जाए या ये जाए, लेकिन प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे आ रही है, ये वाली बीटा हाइड्रोजन जा रही है। उसकी वजह भी ये है कि यहाँ से अगर डबल बॉन्ड बनता है ना ये वाला, तो डबल बॉन्ड है हाईली सब्स्टिट्यूटेड। ये अल्कीन वाले चैप्टर में हम एक टॉपिक भी डिस्कस करते होते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ द अल्कीन्स ना, कि डबल बॉन्ड के ऊपर अगर सब्स्टिट्यूशन लगी हुई हो, ग्रुप्स अटैच हो, तो उसकी स्टेबिलिटी को कम करते हैं या ज्यादा करते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो वह जनरली हमारे पास ये होता है, जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है, यानी जितने डबल बॉन्ड वाली कार्बन के ऊपर ग्रुप ज्यादा लगे हों उसकी उसकी स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा हो रही होती। तो ये ज्यादा स्टेबल था, इस वजह से ये हाइड्रोजन गई और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है। ये और ये हाइड्रोजन अगर जाती तो फिर डबल बॉन्ड तो बन जाता, लेकिन वो अल्कीन स्टेबल नहीं थी इसलिए वो नहीं बनी, और जो मोस्ट स्टेबल थी वो वाला प्रोडक्ट हमारे पास आ गया। ठीक हो गई। उसके बाद है E2 रिएक्शन। अब E2 और SN2 मिलते जुलते हैं सिवाय वो दो डिफरेंसेस जो हमने बात की हैं। तो पहला इनका ये बाई मालिकुलर है E2 SN2 की तरह, फिर इसी तरह इसमें दो स्टेप्स, एक स्टेप में ये रिएक्शन आपका वन स्टेप रिएक्शन है SN1 की तरह, और उसमें भी ट्रांजिशंस, ये पहले न्यूक्लियोफाइल या बेस आके अटैक, डिफरेंस यहाँ पे यही है कि SN2 की केस में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है अल्फा कार्बन पे, और E2 के केस में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है बीटा हाइड्रोजन पे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर देते। इसमें भी हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बन रही होती है, ये ट्रांजिशन स्टेट जैसे SN2 में बनी थी। हाँ, SN2 में और इसकी ट्रांजिशन स्टेट में ये फर्क है कि SN2 की जो ट्रांजिशन स्टेट थी ना उसमें ये इसका जो आपका न्यूक्लियोफाइल था वो कार्बन के साथ था, और कार्बन का आगे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड था, बस ये बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड इसके साथ बन रहा था और इसका बॉन्ड टूट रहा था, बस ये दो, यानी एक दो और तीन एटम सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट में इन्वॉल्व थे। ठीक हो गए। लेकिन इस केस में आप देखें तो इस केस में एक दो तीन चार और पांच एटम ट्रांजिशन स्टेट में इन्वॉल्व होते हैं कि ओ एच और एच का बॉन्ड बनता जा रहा है, एच और सी एच टू का बॉन्ड आहिस्ता आहिस्ता टूटता जा रहा है, सी एच टू और सी एच टू का बॉन्ड आहिस्ता आहिस्ता बनता जा रहा है, डबल बॉन्ड या बनना है, और कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड आहिस्ता आहिस्ता टूटता जा रहा है। तो सी और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है, हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड टूट रहा है, और ओ एच और एच का बॉन्ड बन रहा है, और इस कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड वो बन रहा है, दो बॉन्ड टूट रहे हैं, दो बॉन्ड बन रहे होते हैं। तो ओवरऑल ये हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो इसमें चार्ज जो है वो ज्यादा डिस्पर्स है, ज्यादा फैला हुआ है एज कम्पेयर टू SN2 के, उसमें सिर्फ तीन एटम इन्वॉल्व थे, इसमें पांच एटम इन्वॉल्व है। और ये हमारे पास प्रोडक्ट में ये ओ एच और एच वाटर बन गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और ये आपका लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाता है। अच्छा, एक पॉइंट उसने ये भी लिखा है कि
जो आपके बीटा कार्बन है और जो डिपार्टिंग एटम्स हैं, द बेसिक फॉर्म सॉरी इन्वॉल्व इन दिस फॉर्मेशन, ट्रांजिशन स्टेट की बात कर रहे हैं। द बेसिक एटम, ये बेसिक एटम, बीटा हाइड्रोजन दो, अल्फा और बीटा कार्बन, अल्फा बीटा कार्बन तीन चार, और डिपार्टिंग एटम पांच, लाई इन वन प्लेन, ये सारे एक ही प्लेन के अंदर है। ठीक होगा। और बीटा हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप जो है वो ट्रांस है। ये बीटा हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट साइड पे होते हैं, कि इधर से अटैक हो रहा होता है बाण इधर, ये इधर उल्टी साइड से उसके रिमूव हो रहा होता है। ठीक होगा। अच्छा, उसके बाद ये एक और पॉइंट इसके लिए ये टेक्निकल वर्ड यूज किया कि मोस्ट फेवरेबल कंफर्मेशन ऑफ द सबस्टेट फॉर ई टू रिएक्शन इज एंटी पेरीप्लेनर। एंटी पेरीप्लेनर का मतलब ये है कि जैसे ये आप देखें इन द एलिमिनेशन रिएक्शन, ये वाला एक आपका अल्कीन है, पहले से डबल बॉन्ड मौजूद है, ये हेलोजन और ये हाइड्रोजन मैंने निकालनी, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनना है, ये ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रांस आइसोमर रिएक्ट अबाउट 50 टाइम्स फास्टर देन सिस, कि यहाँ पे सिस और ट्रांस हो सकता है ना, तो जो जिसमें ये दोनों ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप एक साइड पे है, यानी सिस आइसोमर है, उसकी रिएक्शन की स्पीड कम है। और जो ट्रांस आइसोमर है, जिसमें ये दोनों अपोजिट होंगे, ये अच्छा सी डबल ओ एच और सी डबल एच अपोजिट होंगे, तो एच और सी एल भी तो फिर अपोजिट होगा ना। ये सी डबल ओ एच अगर सी के ऊपर है तो क्लोरीन नीचे होगी। ठीक होगा। और अगर ये सी डब्ल्यू एच नीचे है तो हाइड्रोजन ऊपर होगी। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे के अपोजिट हमें चाहिए, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और हेलोजन जो है वो अपोजिट है। तो हाइड्रोजन और हेलोजन अपोजिट होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन उसका तेज होता है, फास्ट होता है, और ट्रांस आइसोमर का 50 टाइम ज्यादा फास्ट है। इसको बोलते हैं एंटी पेरी प्लेनर, कि जो आपकी इसकी कंफर्मेशन है वो एंटी पेरी प्लेनर जो है, अपोजिट एक दूसरे की हो, तो फिर उसका रिएक्शन जो वो फास्ट होता है। उसके बाद ये नेक्स्ट इसने दिया है जी, इसके सिमिलैरिटी में आपका बल्कि ये एडिशनल एक पॉइंट बन जाता है कि ई टू मैकेनिज्म जो है वो एस एन टू से मिलता जुलता है, एंड ऑफन कम्पीट्स विद इट, यानी मुकाबला चलता है इनके दरमियान। इसी तरह ई वन और एस एन वन मिलते जुलते हैं, और उनके दरमियान भी ये कंपटीशन चल रहा होता है कंडीशंस के हिसाब से। ठीक हो गया। अब वो कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द टू पाथवेज इज वेदर द रीजन विद अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अटैक्स हाइड्रोजन एटम पे अटैक करता है, यानी बीटा हाइड्रोजन पे करता है, या कार्बन पे करता है, न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करते हुए। तो इसी डिफरेंस की बेस पे हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा होता है। ठीक होगा। अब यहाँ पे ये जो लास्ट पैराग्राफ है, यहाँ पे उसने एक शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है कि जनाब न्यूक्लियोफाइल में और बेस में क्या डिफरेंस है। ये लास्ट टाइम भी आपको शायद याद हो, हमने हल्की सी डिस्कशन की थी पिछले लेक्चर में, तो उसी को इसने फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। मैं यहाँ से भी उसकी हल्की सी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं कि न्यूक्लियोफाइल के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, बेस के पास भी होते हैं, लेकिन फर्क तो ये है कि न्यूक्लियोफाइल जो साइज बड़ा रखने वाले होते हैं, उनके लोन पेयर जो है न्यूक्लियस से दूर होते हैं, तो दूसरे कार्बन पे जाके उनका अटैक करना आसान हो जाता है, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन जाते हैं। लेकिन जो बेस होती है उसमें हमें साइज छोटा रिक्वायर होता है, क्योंकि उसने जाके H प्लस आयन प्रोटॉन को कैप्चर करना है और अपने साथ अटैच करना है। तो इस वजह से बेसिक जो जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी, यानी अगर किसी की एक ही ग्रुप में कह लें कि न्यूक्लियो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, उसको जब आप बेसिसिटी को देखेंगे तो वो बेसिक करेक्टर में उतना वीक होगा। साइज चूंकि अपोजिट है, दोनों के रीजन अपोजिट है। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि लोन पेयर जो रखते हैं फंक्शन एसिड बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों में फंक्शन कर सकता है। बेसिसिटी क्या है? अफिनिटी फॉर प्रोटॉन है। और न्यूक्लियोफिलिटी क्या है? एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड टू कार्बन एटम के साथ अटैक है। बेस ने अटैक करना होता है हाइड्रोजन के ऊपर और एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं, और न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन पे करना होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। बेसिसिटी जो है वो इक्विलिब्रियम फिनोमिना है, और ये हमें प्रोटॉन्स अटैच टू द बेस एट इक्विलिब्रियम की जो प्रोपोर्शन रेशियो उसके बारे में इंफॉर्मेशन, जो जितनी ज्यादा बेसिक होगा उतना ज्यादा उसके जो प्रोपोर्शन ऑफ प्रोटॉन्स अटैच टू द बेस ज्यादा होंगे, बेस ने उतने ज्यादा प्रोटॉन वहां से खींचे हुए। लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो काइनेटिक फिनोमिना, यानी उसकी रिएक्शन रेट से डिपेंड करता है, मेजर ऑफ द रेट एट विच न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द कार्बन एटम। कि अगर आपने देखना हो कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो कहाँ से पता चलेगा? उसके रेट ऑफ रिएक्शन से पता चलेगा। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो उसका रेट बहुत ज्यादा हाई होगा, और अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो रेट कम होगा। लेकिन बेसिसिटी का पता चलाना हो, स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस का हम पता चलाते हैं कि इसने कितने प्रोटॉन को कैप्चर किया, और वीक बेस का पता चलाते हैं कि इसने कितने प्रोटॉन से कैप्चर किया हुआ। जितने प्रोटॉन ज्यादा कैप्चर करेंगे उतनी वो स्ट्रॉन्ग बेस है, और कम करेगी तो
वीक बेस। पर ये आपके उस टॉपिक से थोड़ा हट जाते हैं ये दोनों पॉइंट ना, ये दोनों वाले जो है। तो वैसे उसमें बल्कि ये वाला पैराग्राफ E2 और SN2 का कंपैरिजन में बता रहा है, तो वो बात हो सकती है। लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल और बेसिसिटी वाली बात जो आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं, वरना इसमें ज़रूरत तो नहीं है उसके टॉपिक के हवाले से ना। उसके बाद काइनेटिक्स भी इसकी सेम है जी, जिस तरह SN2 की थी, सेकंड ऑर्डर था और सबस्टेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा था, ये भी दोनों पे डिपेंड कर रही होती है। और इसकी डिपेंडेंस को हमने चेक भी किया है, यानी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट क्या होता है और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन के रेट को पता चलाने के लिए। तो उसमें आप ये एग्जांपल दे सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये जो अल्फा कार्बन के साथ जो बीटा हाइड्रोजन थी ना, वो सारी हाइड्रोजन ही रखी हैं, तो उनका सोडियम मेथॉक्साइड से रिएक्शन कराया तो ये आया। और जब उसकी सारी हाइड्रोजन्स को मैं ड्यूट्रियम से रिप्लेस कर दिया है तो बेस करेक्शन, तो ये प्रोडक्ट तो आ गया, लेकिन के एच ओवर के डी 6.7 है। इसका मतलब ये कि जो प्रोटॉन एच के साथ जो रेट है वो ड्यूट्रियम के साथ 6.7 टाइम्स ज्यादा है, ज्यादा रेट है इसका। क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड आसानी से टूटता है, कार्बन और ड्यूट्रियम का बॉन्ड जो है वो जरा देर से टूटता है, उसको ज्यादा का एनर्जी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी उसकी हाई है, इस वजह से उसका रेट थोड़ा स्लो है। तो ये चीजें बता रही हैं कि वाकई आपकी जो बीटा हाइड्रोजन है उसके ऊपर जो है वो इस रिएक्शन की डिपेंडेंस आ जाती है। जहाँ तक आपका ये जी E1 और E2 सेपरेट आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, वो क्लियर हो गए। इनको कंपैरिजन में भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, कंपेयर E1 मैकेनिज्म एंड E2 मैकेनिज्म फॉर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, इस तरह भी लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद आपके पास है ओरिएंटेशन वाला ना, ओरिएंटेशन ऑफ डबल बॉन्ड, ये सेपरेट लॉन्ग क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि अल्कीन्स के अंदर जब एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं तो उसमें जो डबल बॉन्ड बनना है, तो मतलब कहने का मतलब ये कि अगर मेरे पास बीटा हाइड्रोजन हो ही एक आपके मालिक्यूल में, एक ही बीटा हाइड्रोजन हो तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा ना, कि एक ही बीटा हाइड्रोजन आपके पास मौजूद है तो फिर तो एक ही प्रोडक्ट है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही कोई नहीं ना कि कौन सा प्रोडक्ट बने कौन सा ना बने। ठीक हो, जैसे ये आपको एग्जांपल नजर आ रही है, अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, यहाँ पे एक ही टाइप की हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन और कोई हाइड्रोजन यहाँ से है ही नहीं जो रिप्लेस हो सके, तो यही रिप्लेस होगी और यहीं पे डबल बॉन्ड, एक ही आपके पास प्रोडक्ट आएगा। लेकिन जब बीटा हाइड्रोजन एक से ज्यादा होती है सबस्टेट्स के अंदर, तो फिर पता चला ये होता है कि डबल बॉन्ड कहाँ, जैसे ये एग्जांपल उसने दी है कि ये 2 ब्रोमोब्यूटेन है, इसमें ये एक हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा ये अल्फा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी बीटा हाइड्रोजन है। तो अगर ये वाली बीटा हाइड्रोजन जाती है तो पहली पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, और ये वाली बीटा हाइड्रोजन जाती है तो यहाँ सेंटर में दूसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो 1 ब्यूटीन भी बन सकती है, 2 ब्यूटीन भी बन सकती है। और यहाँ उसने बताया कि जी 2 ब्यूटीन 81% बनती है और 1 ब्यूटीन 19% बनती है, तो नहीं ज्यादा चांस इसके हैं 2 ब्यूटीन के। वो जैसे पीछे अभी बात की ना कि सजा मोर सब्स्टिट्यूटेड जो डबल बॉन्ड है वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये ज्यादा स्टेबल इस वजह से उसकी निस्बत से ये ज्यादा इसकी फॉर्मेशन हो रही है, ये बन रहा है। अच्छा, अब इसमें पेपर में आपका सवाल, जब पहले तो आपने ये उसको केस बता दिया ना कि ये वन टाइप की है जो एक ही प्रोडक्ट है, एक से ज्यादा हो तो फिर दो प्रोडक्ट है, तो कौन सा ज्यादा बनेगा कौन सा कम बनेगा, इसको दो रूल हमारे पास हैं जो फॉलो करते हैं। एक को सिडजेफ रूल कहते हैं और एक को हम जो है ना वो हाफ मैन रूल बोलते हैं, वो अगले पेज पे आ जाएगा अभी। तो सिडजेव रूल क्या होता है, ये उसने इसकी डेफिनेशन निकली है कि द डबल bond will preferably go in the direction as to produce the most highly substituted alkene, कि अगर आप मोर जो सिडजेव रूल के मुताबिक कि आपका डबल बॉन्ड जो अल्कीन इस तरह बनेगी कि उसके ऊपर ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स आ रहे हो, यहाँ जैसे थोड़े आ रहे हैं ना, इस कार्बन के ऊपर एक इथाइल और एक हाइड्रोजन, इस कार्बन के ऊपर दोनों हाइड्रोजन, और इसमें इस कार्बन के ऊपर एक मिथाइल एक हाइड्रोजन, इसके ऊपर भी एक मिथाइल एक हाइड्रोजन, तो ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड आ रहा है ना डबल बॉन्ड वाली दोनों कार्बन, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गए, इस वजह से यही बना। ठीक हो गया। तो यहाँ पे यही वो कह रहा है कि आपके पास जो अब इसमें जो हमारे पास कंडीशन उसकी देता है ना, ये इसकी एग्जांपल में पहली लाइन में से लिखा है इन एन इवन रिएक्शन, जो इवन रिएक्शन आपका मैकेनिज्म है उसमें आपको पता है वो दो स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप में हमारे पास लिविंग ग्रुप निकल जाता है, और दूसरे स्टेप में जो कार्बोकेटायन बनता है उसमें आके फिर वो बीटा हाइड्रोजन ने निकलना होता है, और अटैकिंग बेस ने निकालना है और वहां पे डबल बॉन्ड बनना होता है। ठीक हो गए। और वो डबल बॉन्ड कैसे बनता है उसको ये सिडजेव रूल ने बताया
कि ये ना the orientation of the double bond in this case is determined entirely by the relative stability of the possible alkene. कौन सी alkene ज्यादा stable है? तो the alkene with greater number of alkyl groups attached to double bonded carbon atom is more stable. कि वो alkene जिसकी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ज्यादा ग्रुप लगे हुए वो ज्यादा स्टेबल होती है, तो वो उसके प्रोडक्ट जो होंगे वो वही बनेगा ज्यादा। तो ये सिडजेव रूल प्रोडक्ट जो है उसी को सिडजेव रूल के मुताबिक यही बनेगा, और इसको सिडजेव प्रोडक्ट भी नाम दे रहे होते हैं हम। ये बात हो रही E1 की बात हो रही। अब बात करते हैं E2 की। E2 की जब बात करते हैं हम कहते हैं वहां पे जो ट्रांस बीटा हाइड्रोजन जो है वो जरूरी है। अभी हमने बात की कि बीटा हाइड्रोजन जो है वो हैलोजन ग्रुप के अपोजिट डायरेक्शन पे मौजूद हो, तो फिर उसके पास जो है ना वो प्रोडक्ट जो है वो बनना चाहिए। अच्छा, अब वो तो हो गया। अब वो कहता है अगर इफ सच हाइड्रोजन इज अवेलेबल एट ओनली वन पोजीशन, अगर ऐसी ट्रांस जो बीटा हाइड्रोजन है वो एक ही पोजीशन पे हो तो आपके पास डबल बॉन्ड एक ही बन जाएगी। लेकिन अगर ट्रांस बीटा हाइड्रोजन जो है एट मोर देन वन पोजीशन, एक से ज्यादा हो, तो फिर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड बनने के, वो अल्कीन बनने के चांसेस होते हैं। अब दो टू टाइप्स ऑफ बिहेवियर आर ऑब्जर्व डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्टेट एंड द नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप। नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप भी इसमें देखा जाता है, ठीक हो गया, और स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्टेट भी देखा जाता है। ये दोनों चीजें देख के हम बताते हैं कि जो अल्कीन बनेगी वो कौन सी बनेगी। E1 मैकेनिज्म में ऐसा नहीं था, वहां लिविंग ग्रुप निकल चुका था। वहां सिर्फ हमने ये देखा कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड होगा वही बनेगा, ये सिटजेफ ने कहा था। जब बात E2 की आई तो उसमें फिर ये देखा गया कि वहां पे लिविंग ग्रुप भी शामिल है, उसकी नेचर भी देखनी पड़ेगी, और सबस्टेट का स्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा। अब उसमें दो, पहला रूल क्या है कि इफ द सबस्टेट कंटेन्स एन अनचार्ज लिविंग ग्रुप, अगर सबस्टेट के पास अन लिविंग ग्रुप मौजूद है और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये कि जब वो वहां से निकलेगा तो नेगेटिव आयन के तौर पे निकलेगा, ठीक हो गया। तो फिर तो सेट द रूल ही फॉलो हो जाता है, और जिस तरह E1 एलिमिनेशन में हमारे पास हुआ है। तो उसकी ये उसकी एग्जांपल उसने दी है। एग्जांपल वो पिछले पेज पे आ गई ना, वो पिछली एग्जांपल यही बन जाएगी ना, एग्जांपल आपकी ये वाली, कि अगर आपके ये आप सेकेंडरी है ना, मसलन वो E1 मैकेनिज्म वाला नहीं, E2 से भी चल सकते हैं, तो E2 से ये चल रहा है। लेकिन पॉइंट क्या था जी, कि अगर आपके पास लिविंग ग्रुप ऐसा ऐसा हो जो अनचार्ज हो, यहाँ पे लिविंग ग्रुप अनचार्ज है, जब निकलेगा तो Br- की शक्ल में निकलेगा ना, यहाँ से Br- निकला है नेगेटिव आयन की शक्ल में, तो इस केस में सिट्जर रूल ही अप्लाई होता है, और जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है वही बनती है। ठीक हो गया, ये बात तो होगी इसकी। अच्छा, दूसरा उसने कहा कि जब ऐसा हो कि वो आपका जो लिविंग ग्रुप है, इफ द सबस्टेट कंटेन्स अ चार्ज लिविंग ग्रुप, जैसे Nr3+ है या Sr2+ है, जैसे ये नीचे एग्जांपल में दिया प्लस के साथ है, यानी जब वो यहाँ से हटेगा तो रिमूव होने के बाद वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल की शक्ल में हमें मिलेगा, तो फिर डबल बॉन्ड में विल गो मेनली टुवर्ड द लीस्ट हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। तो फिर डबल बॉन्ड जो है वो उस तरफ जाता है जिसमें लीस्ट हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, डबल बॉन्ड वाले कार्बन जो है वो वाला ग्रुप में, जो इसको नाम देते हैं हाफमैन रूल, और प्रोडक्ट को हाफमैन प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे ये देखें प्लस चार्ज के साथ था, न्यूट्रल अलग होगा तो न्यूट्रल बनेगा। तो यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड वन पे भी बन सकता है, टू पे भी, लेकिन वन ब्यूटीन ज्यादा है, 74% है, और टू वाली जो है वो 26% है, तो ये डोमिनेंट प्रोडक्ट बन जाता है। इसी तरह यहाँ पे वो कहता है कि हाफ मैन प्रोडक्ट अपीयर्स टू बी फाउंड ड्यू टू स्टीरिक रीजन भी है, कि अगर मैं जैसे ये आपका अब इस ये जो आपके पास सेकेंडरी अल्काइल एड है, इसका जैसे पीछे हमने अभी रिएक्शन पढ़ा तो उसमें हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनी थी, ठीक है। कब? जब हम नॉर्मल छोटी बेस यूज करते हैं तो ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड वाला प्रोडक्ट आ रहा है 69%, और लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला 31%, यानी ये सिटजिरफ रूल को फॉलो कर रहा है। लेकिन जब हम टर्शरी यानी लार्ज बेस यूज करते हैं, जैसे ये टर्शरी ब्यूटोक्साइड लार्ज बेस है, बल्कि ग्रुप आ जाता है, ये यूज करते हैं, तो फिर उस केस में जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होता है वो कम है, और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होता है उसके चांसेस बनने के ज्यादा होते हैं, वो 73% यानी उसके ज्यादा है, और ये 27% हो गए इसके कम हो जाएगा। उसकी वजह ये हो सकती है जो बड़ी बेस होती है उसकी अप्रोच करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो फिर जो छोटा हिस्सा होता है उधर से ही हाइड्रोजन निकाल लेता है, यानी ये बड़े ग्रुप की तरफ जाने की बजाय छोटे ग्रुप की तरफ आके वहां से बीटा हाइड्रोजन निकाल के वहीं पे डबल बॉन्ड बनवा देता है जो बड़ी बेस होती है, इस वजह से उसकी परसेंटेज ज्यादा बन रही। जो छोटा होता है वो फिर जो मोस्ट फेवरेबल है उसकी तरफ मूव करता है और वही वाला प्रोडक्ट बना देता है।
नहीं जी, यहाँ तक आपका एक ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना, आपका ओरिएंटेशन इन ऑफ डबल बॉन्ड में सिट्जर रूल ऑफ हाफमैन रूल आपने डिस्कस करना है, उनकी डेफिनेशन, उनकी एग्जांपल्स वगैरह के साथ। या आप लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह नोट्स बना ले करें ना, बुक से याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, उसकी वजह कि बुक्स में ना काफ़ी डिटेल से होती है, चीज़ें काफ़ी आगे पीछे होती है। आप नोट्स बना लें, उसको मेन मेन पॉइंट्स लिख लेंगे, लिख के फिर उनको तैयार कर लेंगे, तो वो थोड़ा आपके लिए ना उसको याद करना और फिर आगे याद रखना भी आसान हो जाएगा, रिप्रोड्यूस करना भी आसान हो जाता है उसको। अच्छा, अब हमारे पास है जी रेक्टिविटी। जिस तरह हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रेक्टिविटी की बात की थी कि इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल था, सबस्ट्रेट था, सॉल्वेंट था, लिविंग ग्रुप था, उसी तरह यहाँ पे भी हम बात करते हैं कि एलिमिनेशन जो है उसके ऊपर भी इन्हीं चीज़ों का, सबस्ट्रेट हो गया, बे, और यहाँ पे चूंकि बेस होती है एलिमिनेशन के केस में, तो बेस की नेचर हो गई, लिविंग ग्रुप हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और चौथा एक एडिशनल जो है टेम्परेचर भी यहाँ पे आ जाता है फैक्टर, तो वो टेम्परेचर, इन सारे फैक्टर्स को भी हम उसी तरह डिस्कस करते हैं जैसे सब्स्टिट्यूशन का किया था। लेकिन इसमें ना दो चीजें आती हैं, दो यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन आपके छुपे हुए हैं। एक तो ये कि जनाब एलिमिनेशन रिएक्शन के ऊपर डिफरेंट फैक्टर्स का क्या इफेक्ट है वो बताते जाएंगे। इन्होंने हर इसमें ना आपकी बुक के ऊपर इन्होंने ये इकट्ठा किया हुआ है कि फैक्टर ऑफ सबस्ट्रेट बता रहा है, तो इसमें दो चीजें, एक तो ये बताया कि E1 और E2 में से कौन सा फेवर कब होगा, क्या होगा, जैसे हमने पीछे SN1 SN2 की बात की थी। दूसरा वो यहाँ पे ये भी बताते हैं कि जनाब E1 और SN1 जो है वो पैरेलल चलते हैं, कंपटीशन होता है इनमें, इसी तरह E2 और SN2 में कंपटीशन होता है, तो वो एडिशनल ये भी बताते हैं कि E1 कब होगा, SN1 कब होगा, E2 कब होगा और SN2 कब होगा। यानी दो दो बातें इस हेडिंग के नीचे आएंगी, एक तो वही कि सबस्ट्रेट का कौन सा स्ट्रक्चर E1 को फेवर करेगा, कौन सा E2 को करेगा, और दूसरा इनको SN1 और SN2 के मुकाबले में E1 और E2 को कौन फेवर करेगा और कौन SN1 SN2 को फेवर करेगा। ये दो चीजें अलग अलग, तो दो लॉन्ग क्वेश्चन, एक ये कि इन फैक्टर्स का इफेक्ट बताएं सिर्फ एलिमिनेशन रिएक्शंस पे, और दूसरा ये कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन दोनों को कंपैरिजन करें और मुख्तलिफ फैक्टर जो हैं, कौन से फैक्टर सब्स्टिट्यूशन को फेवर करते हैं, कौन से फैक्टर एलिमिनेशन को फेवर करते हैं। तो फिर हम इन्हीं हेडिंग्स के नीचे जो हमारी मेन बातें लिखी हुई हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे एक आपका ना छोटा सा क्वेश्चन भी बन जाता है कि ये ना लास्ट में ना, हाउर सिंस सब्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व्स लेस बॉन्ड रीऑर्गेनाइजेशन एंड इज जनरली मोर फेवरेबल एनर्जेटिकली, इट इज यूजुअली द प्रीडोमिनेंट रिएक्शन इन द सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन कंपटीशन। अब ये एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन टाइप बन जाता है कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन में से ज्यादातर डोमिनेंट कौन सा रिएक्शन होता है, ज्यादा डोमिनेंसी किसकी होती है। तो उस डोमिनेंसी के चक्कर में फिर हम बताते हैं उसको कि हमारे पास जो है ना वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उनके डोमिनेट होने के चांसेस ज्यादा है। उसकी वजह ये है कि वो एनर्जेटिकली ज्यादा फेवरेबल हैं, उनके लिए एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम चाहिए, उनके अंदर जो बाड की इन्वॉल्वमेंट है वो थोड़ी है, उनकी रीऑर्गेनाइजेशन बाड्स की थोड़ी है, थोड़े बाड्स इन्वॉल्व होते हैं, इस वजह से वो इजीली अक्कर हो जाते हैं और ज्यादा फेवरेबल होते हैं एनर्जेटिकली भी। ठीक है, जो एलिमिनेशन रिएक्शन है उनकी एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी हाई होती है, उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, फिर जाके वो हो रहे होते हैं। अब इसमें एक तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आप मार्क कर लें। उसके बाद है जी ये इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट का जो पहला पैराग्राफ है, इसमें उसने बातें लिखी, मैं सिर्फ उसको आप चाहे ना ये बुक के कॉर्नर के ऊपर या नोट्स में इसने साथ रजिस्टर के ऊपर लिख लें, मैं मेन पॉइंट बता रहा हूँ कि जो टर्शरी आपके सबस्ट्रेट होंगे वो E1 मैकेनिज्म शो करेंगे, जो प्राइमरी होंगे वो E2 शो करेंगे, और जो सेकेंडरी होते हैं वो E1 और E2 दोनों शो कर सकते हैं। जैसे पीछे हमने बात की थी कि टर्शरी जो होते हैं वो SN1 करते हैं, उसी तरह यहाँ टर्शरी E1 जा रहे हैं। वहां हमने प्राइमरी का कहा था कि वो SN2 करता है, इसी तरह यहाँ पे भी प्राइमरी E2 शो करते हैं। और तीसरे नंबर पे हमने कहा था जो सेकेंडरी हैं वो SN1 SN2 दोनों में चले जाते हैं और ज्यादातर SN2 में जाते हैं, वहां हमने ये बात की थी। और यहाँ भी इसी तरह एलिमिनेशन में कि जो सेकेंडरी है वो E1 E2 दोनों में चले जाते हैं। अच्छा, लास्ट में एक एडिशनल जो चीज यहाँ पे आ रही है वो ये है जो रूटीन से आपके हट जाती है काफी, कि जो जो टर्शरी है, जो आपके टर्शरी है वो ज्यादातर ये ना E2 मैकेनिज्म इज आल्सो ऑफन ऑब्जर्व्ड विद टर्शरी सबस्ट्रेट, जो टर्शरी है वो भी E2 शो कर लेते हैं। ठीक हो गया। उसकी वजह ये है कि जो ये आपका E2 एलिमिनेशन का मैकेनिज्म होता है, उस एलिमिनेशन के मैकेनिज्म में हमने क्या करना होता है,
वो जो बीटा हाइड्रोजन जो होती है उसको रिप्लेस करना होता है। अब्स्ट्रैक्ट ऑफ प्रोटॉन तो वो तो बाहर होती है ना, उसके ऊपर इतना ज्यादा क्राउडिंग का इफेक्ट नहीं होता, तो इसलिए टर्शरी जो है वो भी E2 मैकेनिज्म में चले जाते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गई जनरल बात E1 और E2 की ना। अब बात हो रही है इनके कंपैरिजन की आपस में ना, कि सब्स्टिट्यूशन कौन करेगा और एलिमिनेशन में कब जाएगा। ठीक होगा, तो वहां एक वर्ड लिखा है इसने क्राउडिंग का ना, कि जो क्राउडिंग होगी यानी जितने बड़े बड़े ग्रुप्स आपके उस अल्फा कार्बन के ऊपर मौजूद होंगे तो वो फिर एलिमिनेशन को ज्यादा फेवर करते हैं सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। ठीक हो गया, एक तो ये पॉइंट आप इस पैराग्राफ में आ जाता है कि जो क्राउडिंग है वो फेवर करती है एलिमिनेशन को, और क्यों करती है? ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस। ये स्टीरिक हिंड्रेंस का वर्ड उसने लिखा हुआ, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में हमें अल्फा कार्बन पे अटैक करना है, और अल्फा कार्बन पे अटैक जो है वो बड़ा मुश्किल। जैसे ये देखे ना, इस केस में ये सिंपल ग्रुप लगा, इथाइल छोटा ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसके लिए अल्फा कार्बन पे अटैक करना इजी है। तो ये देखें, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट 88% बनाया और एलिमिनेशन का सिर्फ 12% बनाया। और आगे अगर आप देखें, जब मैं इसकी क्राउडिंग करी ना, अब वो टर्शरी का ग्रुप, पहले सिंपल इथाइल था, अब ये टर्शरी अल्का उसमें ना लगा दिया प्रोपाइल ग्रुप ने, सॉरी सेकेंडरी कार्बन, हाँ सेकेंडरी है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दिए। तो अब ये क्राउडिंग कर दी ना उसके ऊपर, यानी बड़े ग्रुप लगा दिए, तो इस ग्रुपिंग की वजह से अब जो है वो एलिमिनेशन 61% होगी और सब्स्टिट्यूशन 39 थोड़ी हो गई। यानी ग्रुपिंग जितनी ज्यादा हो, क्राउडिंग जितनी ज्यादा हो, उतनी एलिमिनेशन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। वो क्यों ज्यादा होते हैं? स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से, नंबर एक, और नंबर दो पे ग्रुपिंग जितनी ज्यादा हो उतना जो प्रोडक्ट अल्कीन बनती है वो उतनी ज्यादा स्टेबल होती है। तो वो स्टेबिलिटी भी चूंकि प्रोडक्ट की ज्यादा हो रही होती है, तो दो वजूहत, एक स्टीरिक हिंड्रेंस और दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ द अल्कीन, ये दो वजूहत फिर उस रिएक्शन को एलिमिनेशन की तरफ ले जाते हैं सब्स्टिट्यूशन की बजाय। और ये वाली बात जो है वो SN1 और SN2 दोनों के केस में ये ठीक है कि SN1 होगा तो E1 को फेवर करेगा, SN2 की बजाय E2 को फेवर करेगा। उसके बाद है जी इफेक्ट ऑफ बेस आपका ना, बस ये भी 40 मिनट में 7 मिनट रह गए, तो बस ये वाला पॉइंट जो है ना डिस्कस कर लेते हैं, तो फिर इंशाल्लाह बस करें। अच्छा, इफेक्ट ऑफ बेस में पहला पॉइंट हम ये लिखते हैं कि जो आपके पास E1 है ना, उसमें एक्सटर्नल बेस इस्तेमाल नहीं होती ज्यादातर ना, बल्कि क्या होता है, उस जो सॉल्वेंट यूज करते हैं वो सॉल्वेंट खुद ही बेस के तौर पे एक्ट कर रहा होता है E1 के केस में। लेकिन जो E2 होते हैं उसमें हमें एक्सटर्नल बेस जो है वूमन हम यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हमने ये लिख दिया कि E1 में कोई एक्सटर्नल बेस नहीं है और सॉल्वेंट ही बेस के तौर पे यूज होता है। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल बेस ऐड कर दें तो फिर E1 मैकेनिज्म फॉलो नहीं होता, फिर E2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। अगर एक्सटर्नल बेस ऐड ना करें, सॉल्वेंट ही रखें, तो E1 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, और अगर हम एक्सटर्नल बेस ऐड कर दें खुद से तो फिर E2 मैकेनिज्म जो है उसको फॉलो किया जाता है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर आप बेस स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं और उसकी कंसंट्रेशन भी ज्यादा रखते हैं तो फिर E2 मैकेनिज्म जो है वो फॉलो होता है। ठीक होगा। और अगर बेस आपकी वीक है या उसकी कंसंट्रेशन आप बहुत थोड़ी रखते हैं तो फिर E1 मैकेनिज्म जो है वो फॉलो होता है, और टर्शरी के लिए और कुछ केसेस में सेकेंडरी के लिए। प्राइमरी के लिए E1 नहीं हो सकता ना, प्राइमरी के लिए वो E2 ही चलता है, चाहे आप बेस की कंसंट्रेशन लो कर लें या उसकी वीक कर लें या लो कर लें, उससे फर्क नहीं पड़ रहा होता। ठीक हो गई। तो दो बातें हमने बात की, क्या कि ई एक्सटर्नल बेस अगर हम यूज ना करें, सॉल्वेंट को ही बेस के तौर पे लें तो E1 मैकेनिज्म फॉलो होता है, लेकिन अगर एक्सटर्नल बेस ऐड कर दें तो फिर E2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा, अगर स्ट्रॉन्ग बेस में यूज करूं और या उसकी कंसंट्रेशन को बहुत ज्यादा हाई कर दूं बेस की, तो फिर E2 मैकेनिज्म जो है वो फॉलो होता है, यानी उसको आयनाइजेशन का मौका ही नहीं मिलता कि वो E1 मैकेनिज्म की तरफ जा सके, वो E2 एक ही स्टेप में E2 में चला जाता है, एलिमिनेशन हो जाती है। इवन विद द टर्शरी सबस्टेंस, टर्शरी के साथ, वैसे सारों के साथ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सारों के साथ ही अगर बेस की कंसंट्रेशन आप ज्यादा कर दें या स्ट्रॉन्ग बेस ले लें तो E2 मैकेनिज्म ही होएगा। लेकिन अगर आप बेस की कंसंट्रेशन कम कर देते हैं या वीक बेस ले लेते हैं तो फिर E1 मैकेनिज्म फॉलो होता है, सिर्फ टर्शरी के लिए और सेकेंडरी के लिए। प्राइमरी के लिए E1 कभी भी नहीं आता, वो प्राइमरी के लिए आपका E2 ही रहता है। ठीक हो गई, ये पैराग्राफ में आपकी दो बातें आ गई। उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है जी, इसमें आपके पास है
कि स्ट्रॉन्ग बेस अगर यूज करते हैं, देखो सिंस ऑल द बेसिस जनरली आल्सो न्यूक्लियोफाइल, जो बेस होती है उनके पास भी लोन पेयर होते हैं, न्यूक्लियोफाइल के पास, तो बेसिस जो है वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर रही होती हैं। ठीक हो गया। अब प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, ये फिर डिपेंड करता है कि वो अच्छी बेस है या अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। ठीक हो गया। तो अगर वो बेटर बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो फिर एलिमिनेशन करेगी, अगर वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो फिर सब्स्टिट्यूशन की तरफ रिएक्शन को ले जाएगा। जैसे ये उसने एग्जांपल दी है, बस इसमें एक पॉइंट आपने ये लिखना है कि स्ट्रॉन्ग बेस है तो एलिमिनेशन को फेवर करेगी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो सब्स्टिट्यूशन को फेवर करेगा। ये उसने एग्जांपल दी है, ये सोडियम एथोक्साइड जो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ऑक्सीजन का साइज छोटा है ना तो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट एलिमिनेशन का दे रही है। और ये सल्फर, ऑक्सीजन की संग सल्फर का लें तो सल्फर का साइज बड़ा होता है ना ऑक्सीजन से, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया, बेस ये वीक हो गई। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करते हुए सब्स्टिट्यूशन का मेजर प्रोडक्ट दे रहा है और एलिमिनेशन का माइनर प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक हो गया, ये एग्जाम्पल के तौर पे आपका हो जाता है। अच्छा, उसके अलावा एक और पॉइंट ये लास्ट में ना, कि स्ट्रॉन्ग बेस नॉट ओनली फेवर E2 ओवर E1 बट आल्सो फेवर एलिमिनेशन ओवर, जो स्ट्रॉन्ग बेस आप यूज कर रहे हैं वो एक तो वो एलिमिनेशन कर रही है ना, जैसे यहाँ इसने किया है, सब्स्टिट्यूशन की बजाय एलिमिनेशन कर रही है, नंबर एक। नंबर दो, वो E2 को भी फेवर कर रही है E1 की बजाय, जैसे पीछे हमने बात कर ली थी कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे तो फिर E2 मैकेनिज्म फॉलो होता है, वही बात यहाँ इसने दोबारा रिपीट की है। उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इसमें हम दो बातें लिखते हैं, एक तो ये कि अंडर सॉल्वोलाइटिक कंडीशंस जो हैं, अगर सॉल्वेंट आपका बेटर बेस हो तो फिर तो E1 मैकेनिज्म फॉलो होता है, यानी सॉल्वेंट के तो सॉल्वेंट को ही मैं बेस के तौर पे यूज कर रहा हूँ, तो फिर अगर सॉल्वेंट बेटर बेस है तो E1 मैकेनिज्म यूज होगा। और अगर ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है तो फिर SN1 मैकेनिज्म को वो फॉलो करवाएगा। सॉल्वेंट को यूज किया जा रहा है एक्सेस में, तो अगर वो बेटर बेस है तो फिर E1, और अगर बेटर न्यूक्लियोफाइल है तो S1। ये वैसे बात पहले जो पीछे की थी उसी की एक एग्जांपल बन जाती है। दूसरे नंबर पे क्या है कि इन एन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट जो है वो आयोनाइज होने वाला हो, जैसे आयंस प्रोड्यूस करने वाला हो, तो फिर उसमें वो फेवरिंग यूनिमालिकुलर मैकेनिज्म, यानी SN1 को वो E1 के ऊपर डोमिनेंसी देता है। कि अगर वो आयोनाइजिंग हो, सॉल्वेंट आयोनाइज होने वाला हो, तो फिर वो आयोनाइजिंग सॉल्वेंट जो है वो सब्स्टिट्यूशन जो है उसको ज्यादा फेवर करता है E1 की बजाय, क्योंकि E1 में चार्ज की डिस्पर्शन होती है। हो गया। और SN1 जो होता है उसमें हमारे पास जो है ना वो चार्जेस की क्रिएशन या सब्स्टिट्यूशन में ना चार्जेस की क्रिएशन या डिस्ट्रक्शन चल रही होती है, एलिमिनेशन में सिर्फ डिस्पर्शन के ज्यादा चांसेस होते हैं। इस वजह से सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होते हैं वो हमारे ज्यादा फेवरेबल हो जाते हैं जब ज्यादा पोलर सॉल्वेंट में हम ले जाते हैं। जब लेस पोलर सॉल्वेंट करते हैं तो फिर हमारे लिए एलिमिनेशन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक हो गया। लें जी, इसमें ना बस दो पॉइंट आपके, चलो 2 मिनट हैं तो उम्मीद है कि इसमें ना बस ये छोटे छोटे दो पॉइंट है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप में आप कहेंगे जी कि सर अगर आपका लिविंग ग्रुप अच्छा है, अच्छा लिविंग ग्रुप है तो पहले ही छोड़ जाएगा ना, तो E1 मैकेनिज्म जो है ना उसको फॉलो कर लेगा। ठीक है, कि उसकी आयनाइजेशन आसान हो जाएगी। और अगर वो पुअर लिविंग ग्रुप है तो फिर E2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। ये बात होगी E1 और E2 की, कि अगर अच्छा लिविंग ग्रुप है तो E1 को फॉलो करेगा, अगर पुअर है तो E2 को फॉलो करेगा। अब बात करते हैं उसकी ना सब्स्टिट्यूशन के हवाले से, कि जो यूनिमालिकुलर रिएक्शन है ना, SN1 है या E1 है, क्योंकि उसमें आयनाइजेशन होनी होती है, तो उसमें लिविंग ग्रुप जो है वो कंपटीशन में यानी एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन कौन सा होगा इसमें वो कोई रोल अदा नहीं करता, क्योंकि पहले स्टेप में ही लिविंग ग्रुप में जो वो निकल जाता है कार्बोकैटायन बना के। तो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन तो दूसरे स्टेप में पता चलनी होती है, तो वहां पे लिविंग ग्रुप है ही नहीं, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जो बाई मालिकुलर है, यानी E2 है या SN2 है, उन रिएक्शंस में हमारे पास जो है ना इसकी लिविंग ग्रुप की नेचर पे डिपेंडेंस आ जाती है। जैसे ये देखें ना, हेलोजन है, अच्छा लिविंग ग्रुप था, तो उसने एलिमिनेशन जो है वो 85% की है और सब्स्टिट्यूशन जो है 15% है। लेकिन ये टोसाइलेट जो है उससे भी अच्छा लिविंग ग्रुप है, और उसने सब्स्टिट्यूशन जो है वो कम की और एलिमिनेशन उसने सॉरी सब्स्टिट्यूशन ज्यादा की है 99%, एलिमिनेशन सिर्फ 1% की है। तो यानी जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना वो सब्स्टिट्यूशन को ज्यादा फेवर कर रहा है, और बैड होगा तो यानी कम अच्छा लिविंग ग्रुप होगा तो वो फिर एलिमिनेशन को ज्यादा फेवर कर रहा होता है। चलें जी, बस यहाँ तक ही आज काफी करते हैं, कल फिर इंशाल्लाह ये आखिरी दो